और हम लोग उनसे हमारे सर जी ने रूपरेखा तैयार कर दी है और मैं निवेदन करता हूँ अपने महापौर जी से कि वे अपने आशीर्वादों से हम सबको प्रेस क्लब के अध्यक्ष शब्द प्रियवर इस्तेमाल कर सकता हूँ। प्रियवर सर बहुत छोटे पद से जाए प्रियवर सरस वाजपेयी जी, आज इस कार्यक्रम में हो सकता है मैं ना आ सका होता, लेकिन मैं इसमें इसलिए आया कि अंजनी जी का सम्मान आज होगा। कुछ ऐसी रूपरेखा की दिनचर्या की अपनी वर्किंग डे है, कार्यक्रम लगे थे, फिर जब ऑफिस पहुंचा तो वहाँ भीड़ लगी थी, लेकिन आना इसलिए था कि मैं हृदय से पत्रकार के रूप में श्रीमान अंजनी निगम का बहुत सम्मान था। लंबी आयु हो गई है, सामाजिक क्षेत्र में काम करने के साथ साथ एक बार पत्रकारिता के ऊपर ही यहाँ बातचीत हो रही थी, शायद 2 साल पहले रमेश वर्मा जी शायद उसका संचालन उस समय कर रहे थे, तो बात हुई थी आज के युग में व्यावसायिक रूप लेने के बाद प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उनके माध्यम से अपनी बात कह करके लोगों को गलत बात के लिए भी कन्विंस करने का जो कुछ प्रयास चलता है, पत्रकार आप जो चाहते हैं वो लिखने के लिए जाने कहां से प्रेरणा प्राप्त करता है। मैं मेरे ख्याल से कहीं 27 साल से तो आपसे बचा, इनको दिखते नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि लोग प्रलोभन नहीं देते हैं, मेरे सामने भी देते, लेकिन पत्रकारिता भी एक मिशन हुआ करता था जो आज की भाषा में प्रोफेशन हो गया है। अंजनी जी पत्रकार के रूप में जो समाज के हित में है, जो समाज के बीच में जाना चाहिए, जिससे समाज का मार्गदर्शन हो। गणेश शंकर विद्यार्थी की कर्मभूमि है, जन्मभूमि तो नहीं। उस जमाने में एक पत्र के माध्यम से उन्होंने अलग जगाई थी, वो पत्रकारिता के कालांतर में पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जब शुरू करते थे तो जो चलाता था समाचार पत्र को विज्ञापन तो मिलते नहीं थे, खर्चा निकलना मुश्किल था, खुद कंपोजिंग करनी पड़ती थी, खुद प्रिंटिंग करनी पड़ती थी, और फिर छपने के बाद स्टेशन पे ले जाना भी पड़ता था। जब 5 जन का कार्य अटल जी ने शुरू किया तो साइकिल पर रख करके स्टेशन पर डिलीवरी देने के लिए जाता, पत्रकारिता था। कभी कभी मुझसे भी ऐसा जीवन है जो लोग आते हैं कि वो आपने प्रेस नोट नहीं भेजा, तो मैं तो कहता हूँ मेरा काम नहीं है, प्रेस नोट खबर नहीं है, जो मैं भेज रहा हूँ उसे आप छाप रहे हैं तो खबर कहाँ से हुई, ये तो मेरा संदेश हो। और फिर आज के जमाने में ट्रेड न्यूज, जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के बीच में समाचार पत्रों के माध्यम से प्रत्याशी के बारे में, उसके दल के बारे में, उसके दल की नीतियों के बारे में और प्रत्याशी की योग्यता और क्षमता का आंकलन मतदाता करता है समाचार पत्रों में पढ़कर। सबसे सीधा परिचय उसका नहीं होता, लेकिन जब से पेड न्यूज और पैकेज चलने लगा, अगर 5 प्रत्याशी खड़े हुए हैं तो समाचार पत्र पढ़ने से 5 जीत रहे हैं, 5 जीतते हैं। मतदाता का जो मार्गदर्शन होना चाहिए समाचार पत्र वो नहीं कर पा। ऐसे कालखंड में आन बान शान के साथ मर्यादाओं के भीतर रहकर लक्ष्य
सीधा दिखाई दे रहा है, उसके लिए जो समय समय पर लिखा है, जैसे भी आपने उल्लेख किया, आपने भी उल्लेख किया, ऐसे पत्रकार का सम्मान होना चाहिए। और मैं आज इसीलिए यहाँ उपस्थित हूँ। विषय आतंकवाद वाला है, बड़ा लंबा विषय है और कॉम्प्लेक्स भी। सबसे ज्यादा और सबसे पहले लगता है आतंकवादी गतिविधियों के शिकार हम ही हुए। हमारी बात कोई सुनता भी नहीं था जब तक उनको चोट नहीं लगी। जब उनके यहाँ चोट लगना प्रारंभ हुआ तो उनको अनुभव हुआ कि जब कोई कील चुभती है तो दर्द होता है। 11 सितंबर के बाद कुछ जागरूकता आई, तो विस्तार हुआ। इस समय ये विश्व की एक ऐसी समस्या है जिसमें विश्व भी डिवाइडेड है। और मुझे दिल की बात कह सकता हूं ना, दिल की बात सुनना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अपने देश में भी इसमें एक राय नहीं। मैं फौज में अफसर था, बात शायद 67 की है। मिजोरम में पोस्टिंग थी मेरी, डिस्टर्ब इलाका था, रोज फायरिंग होती थी। सड़कें थी नहीं, सड़कें हम बना रहे थे। आज हम उसको अपना देश का अंग कहने के लिए जाने क्या क्या तर्क देते हैं, तर्क देते देते कुतर्क भी देने लगते हैं। लेकिन वहां की स्थिति ऐसी थी कि वहां का जो मूल निवासी था उसकी चिंता हमने नहीं की और वहां पर ईसाई मिशनरी जो है वो पहुंची, उन्होंने सेवा की। उन्होंने मिशनरी ने जाकर के चर्च स्थापित किया, उसमें एक स्कूल लगा, एक हॉस्पिटल छोटा सा खोला। और स्वाभाविक है कि हम तो मनुष्य हैं कि किसी जानवर को भी दाना पानी कोई देता है तो आकर के शाम को उसी के दरवाजे पर खड़ा होता है। उस समय जब पहले परीक्षाएं होती थी तो होता था कि देश में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा प्रदेश कौन है, तो केरल का नाम आता था। नरोना जी मुझे मिजोरम में जाने के बाद मालूम पड़ा कि केरल से आगे है। वहां की जो लोग हैं वो बैप्टिस्ट क्रिश्चियन है, लैंग्वेज यूशाई है, उसका अल्फाबेट इंग्लिश वाला अल्फाबेट और 100% ब्रिटिश। एनी क्रेडिट गोज टू टीचर। वहां मेरी पोस्टिंग हो गई। मुझे पढ़ने लिखने का थोड़ा सा उस जमाने में शौक था, तब मैं पॉलिटिक्स में नहीं आया। तो मैं एक चर्च में गया हूँ, फादर से बात हुई। बात होने के बाद मैंने कहा, फादर डू यू हैव अ लाइब्रेरी? उनका जवाब था कि नो आई डोंट हैव अ लाइब्रेरी बट आई हैव योर बुक्स। और ले गया, बांस के बनते हैं वहाँ, ट्विक्स की वजह से ये नहीं डाल सकते, बांस के बम्बू में बनता है। पीली पर्दे की किताबें, तो उनमें से एक किताब जिस पर लिखा हुआ था स्प्रिंगिंग इन टाइगर। तो शिकारियों के पढ़ने में जिम कॉर्बेट वाला कुछ शौक था तो पहले तो वो उठाई, एक और उठा ली और अपने मैस में आकर के लैंप की रोशनी में पढ़ना शुरू किया। जिसे जिम कॉर्बेट समझ रहा था वो जिम कॉर्बेट नहीं। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इंडियन नेशनल आर्मी के डे टू डे वार ऑर्डर्स को कंपाइल किया। पढ़ते रहो आप ही की तरह से। तब कब रात बीत गई पता नहीं चलता था, सवेरे अपने पति बन के फिर निकल लिए। तो उसके पहले जब मैं लास्ट चैप्टर पर पहुंचा आई वाज शॉक्ड। नेताजी का लास्ट चैप्टर था, व्हेन आई रीच दिल्ली द इंडियन ट्राइकलर गोज अटॉप रेड फोर्ट, व्हाट डू आई डू? और उन्होंने मालूम है क्या लिखा था? 10 years limited dictatorship in the country। मुझे झटका लगा भाई, हम तो स्वाभाविक रूप से हमारी हिस्ट्री ऐसी है कि हम तो डिक्टेटर के उसमें रह ही नहीं सकते। डिक्टेटर को अभी हमने कहा नहीं, ये 10 years लिमिटेड डिक्टेटरशिप बताते हैं। नेताजी ने उसके कारण लिखे थे, फॉर रीजंस मेंशन्ड बिलो। उन्होंने कहा कि हम लगभग 900-1000 वर्ष तक
गुलाम रहे। इस बीच में एक कालखंड मुगलों के साम्राज्य का रहा। उसके बाद व्यापारिक रूप में आकर के अंग्रेज 300-325 साल उन्होंने हमारे ऊपर राज किया। हमारा जो गौरवशाली अतीत है उससे भी हमको तोड़ने का, दूर करने का प्रयास लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से हुआ। हम ये भूल गए हैं कि देश हमारा, इस देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। जो हमको हुक्म मिला उसकी ताबेदारी की, तनख्वाह ली, अपने घर में बच्चों को पाला, उनकी शादी वादी की, चलते। तो टू डेवलप नेशनल कैरेक्टर 10 years लिमिटेड डिक्टेटरशिप इन द कंट्री इज अ मस्ट। आज 68 साल के बाद लगता है कि वो कितना सही थे। देश स्वतंत्र हुआ, पराधीनता से स्वतंत्रता, कोई विजन नहीं था, नीतियां तय करने में समय लगा, बड़े पदों पर बैठना और रईस होना लक्ष्य बन गया। पहले तो 2 ही 3 दल होते थे, दल बढ़ते चले गए आवश्यकता अनुसार, कहीं जाति के आधार पर, कहीं मजहब के आधार पर, कहीं किसी पे। 1-2 पार्टियों को अगर आप छोड़ दें तो सिंगल मैन पार्टी। राष्ट्रीय चरित्र का जो निर्माण नहीं हो पाया, उसके अभाव में हम एक मत आतंकवाद के अनिष्ट नहीं हो पाते। यहाँ के प्रमुख पार्टी के नेताजी का स्टेटमेंट था, एक बार में पढ़ करता है, पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है उसको इलीगल आर्म्स रखने का अधिकार है क्योंकि वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हैं। क्यों इसका भेद करते हैं आप? सबकी सुरक्षा होनी चाहिए, और किस जात का है, किस मजहब का है, सब इस देश के नागरिक हैं। वो विकल्प नहीं निकल के आ पाया कि हम चाहे इस्लाम को मानते हैं, ईसाई धर्म को नहीं, हिंदू धर्म में विभिन्न जातियों में है, लेकिन हमने जन्म यहीं लिया है। जो बाहर से आए थे उनकी संतानें बहुत कम है। एक दूसरे के मन में जो मनोमालिन्य है उसको दूर करने के बाद, संबंधों को निकटता लाने के बाद एक परिवार के रूप में डेवलप करने का कहीं प्रयास नहीं हुआ, समाज को विभाजित करने की बात। सामान्य रूप से आतंकवाद जम्मू कश्मीर में शुरू होता था, बढ़ता चला गया, फाइनेंस होते चले गए, आज विश्व की समस्या भी है। इसके लिए आवश्यक ये है कि हम सबको राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव है, वो अपनी व्यक्तिवादी सोच से, राजनीतिक सोच से ऊपर उठ करके एक मंच पर आना पड़े। तो बड़ा कठिन कार्य है। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि किसी ने राष्ट्र की चिंता नहीं की है। मुझे इसी में एक स्मरण याद आता है जब राष्ट्रपिता गांधी जी साउथ अफ्रीका किन परिस्थितियों में गए तो उसमें नहीं जाऊंगा। जो वहां थे तो उस समय उन्होंने अपने रामदास या प्रभुदास जो बेटे थे उनकी छोटी सी कोई इंश्योरेंस कर दी थी, और उसको उन्होंने तय किया कि इसका मैं प्रीमियम भेजना बंद कर दूंगा। ऐसा बताते हैं कि कस्तूरबा उनसे उम्र में कुछ बड़ी थी, ऐसा बताते। उन्होंने कहा ये क्या कर रहा? बोले आज मुझे ये आभास हुआ है कि मैं इतना भी विश्वस्त नहीं हूं कि मेरे द्वारा उत्पन्न की गई संतान अपने लिए और अपने परिवार के गुजारे के लिए कुछ कमा लेगी। मैं उनके बचपन से ही उनको ये सोच करके चल रहा हूँ कि बिल्कुल नाकारे होंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, भूखों मर जाएंगे, इसलिए इनका इंतजाम मैं अभी से कर दूँ। गांधी जी ने सोचा। हमारे यहाँ से कोई सीमा, धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे भरते थे पेट्रोल, चले मुकेश और अनिल दोनों की संपत्ति मिलाओ तो मेरे ख्याल से दुनिया में सामाजिक कार्यों में खर्च होगा। लेकिन जो लिप्सा बनी है
इसलिए हमको अपने राष्ट्रीय जो बोध है, राष्ट्रीयता के प्रति हमारा कर्तव्य है, उससे विमुक्त कर। हम आत्म केंद्रित हो गए, हम भूल गए इसको। भगवान श्री राम जब अयोध्या से वनवास में गए थे, आज्ञा पालन किया था महाराज दशरथ का, तो उन्होंने कहा था जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है माता भूमि पुत्रो एवं प्रतिज्ञा, अयोध्या की मिट्टी ले गए। आज हम कितना ही पाप कर लें, कितना ही भ्रष्टाचार कर लें, अपूर्व संपदा अर्जित कर लें, कुछ लोग आते पूजा पाठ करने के लिए, तो पूजा कर रहे हैं, प्रसाद ला करके आरती भी अगर उसको दी तो ऐसा करते हैं जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया आरती लेने में। फिर अकाउंटेंट से कह देते हैं पंडित जी को पेमेंट कर देना चाहिए। हुआ ऐसे कि तबीयत मेरी खराब है और दवाई नरोना की खाएं और फायदा मुझे हो। सबसे पहले सबसे जो एक जो विकृतियां समाज में आ गई हैं, बड़ा कठिन कार्य, क्योंकि जिनके हाथ में यह कार्य दिया गया है उनकी सोच विकृत हो चुकी, इसीलिए हम कहीं इसमें एक मत नहीं हो पा। भाषा दे देते हैं, वहां अपना कार्य हो गया, इस समाप्त समझ। आतंकवाद बहुत बड़ी समस्या केवल भारतवर्ष के लिए नहीं है, बेकरार समस्या। कभी पाल साहब जब बैठे थे तो अपना बच्चे कराते, 7 साल की उम्र में पिताजी को पढ़ने नहीं भेजना चाहते, आज ही बता इनका पढ़ने का मन था, जब भेजा गया तो 1 साल 1 महीना उम्र कम दिखाई गई, ऐसा ही बताया ना। और फिर उसके बाद 1-1 साल में 2-2 क्लासें उन्होंने पार की। पिताजी मानते थे कि वहाँ स्कूल भेज करके पढ़ाना नहीं। तो मुझे अफगानिस्तान की याद आई, वहाँ पढ़ाई से दूर रखते। एक दिन एक घर में पहुंचा, उसका बेटा मिसिंग था। उसने अपनी वाइफ से पूछा कि कहाँ है, बोले मदरसे गया। तो पठान को गुस्सा आ गया, चले गए वहाँ। तो मौलवी साहब उनको पढ़ा रहे थे सब, इसको इधर कौन पकड़ के लाया इसको? तो उनका ये पढ़ रहा है, सीखेगा नहीं, पढ़ने के बाद बोझल हो जाएगा, फिर सोचने समझने की शक्ति आ जाएगी, ये सोचने लगेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं कहूँगा कुएं में कूद जाओ तो कूदेगा नहीं। शिक्षा से बुद्धि का विकास होता है, और बुद्धि का विकास होने के बाद आदमी देखता है क्या सही है क्या गलत है, उससे होने को वंचित करना। पढ़े लिखे सब हैं, एक मत नहीं होगा। आतंकवाद केवल देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक कॉमन प्रॉब्लम। वहां भी विश्व बटा हुआ, देश के नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि कोई कुछ भी करे, हम जागरूक करें। अगर हमें कोई सूचना मिलती है, हमारे बस की है, तो उसे समझाने का प्रयास करें, लेकिन इसका अल्टीमेट रिजल्ट जरूर कहीं नहीं, क्योंकि आतंकवादी के आयु ज्यादा नहीं होते। जैसे पहले अंजनी जी को मालूम हुआ, कानपुर में बड़े छठे छठाए बदमाश हुआ करते, आतंक रहता था। वो कहते उनका सिक्का चलता, 40 कोई पार नहीं कर पाया। अब हाजी मस्तान बदल गया था तो समझ लो वो लंबा रह गया। जो बुरे काम करता उसका जीवन ज्यादा नहीं है। और आतंकवाद में जो लोग होकर के आते हैं, वो संकल्प लेके आते हैं कि हम तो मरेंगे, लेकिन अगर हम 100-150 को मार गए तो वही उनका लक्ष्य है। ये कोई रास्ता ठीक नहीं। इसमें जैसे मैंने पहले कहा था, बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, और जिस स्तर पर हम लोग बात कर रहे हैं, निर्णय वाली स्टेज पर हमारी है। निर्णय तो ऊपर लिया जाना है, और निर्णय जबरदस्त लिया जाना चाहिए। मुझे लगता है पिछले साल 1.5 साल में थोड़ा सा जो निर्णय होना चाहिए उस तरफ निर्णय लिए।
अगर कोई घटना हो गई तो किसी दूसरे देश की सीमा में जाकर के उन आतंकवादियों को खत्म करने का मैसेज देना भी बहुत बड़ा मैसेज। मुझे लगता है कि इसकी सराहना भी पूरे देश ने एक मत होकर के की। इससे लगता यह है कि पूरा देश चाहता है कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए, लेकिन उन परिस्थितियों में अपने आप को विवश पाता है क्योंकि उसके हाथ में अधिकार नहीं है कुछ भी करने का। सलाह के लिए उसे कोई पूछता नहीं। आज इस फोरम पर ये चर्चा हो रही है, पहले ऐसी चर्चाएं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। और जब यहाँ से एक जागरूकता फैलेगी, लोग आएंगे तो एक राय बनेगी, एक ओपिनियन बनेगी और फिर लोगों को सुनना पड़ेगा। हम इस देश के बेटा बेटी हैं, अगर इस पर कोई कष्ट आता है, यहाँ पर रहने वालों पर जो कष्ट आता है वो हमारे ऊपर आ रहा है ऐसा मान करके हम चलेंगे, मुझे लगता है कि रास्ता निकलेगा। सर जी ने कहा था मुझे 3 बजे तक रहना है, या 3:01 हो गया। ऐसे ही आप अध्यक्ष हैं, इसलिए आपसे बताया कि अगर मैं अभी जाता हूँ तो आपकी अनुमति होगी। बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद ऐसी ऑडियंस सुनी है तो तथ्य होकर के मेरे जैसे आदमी को भी सुन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।